गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द नोट्स, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करना है हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन केस ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, राइट। मैंने शीट शेयर करी है आपके साथ, वो देखिएगा एक बार। तो स्टेट ओन्ड बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना, first you have to understand what are SOEs, what are state owned enterprises. तो state owned enterprises are basically जहां पर पैसा लगा हुआ है आपकी गवर्नमेंट का, है ना। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के फंड्स हैं इन एंटरप्राइजेस में, एंड गवर्नमेंट ने अपने फंड्स इन्वेस्ट करके कॉमर्शियल एक्टिविटीज में डील करना चाहा है। Government want to do commercial activities through these enterprises. मतलब गवर्नमेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज में उतरना चाहती है तो अपना पैसा इसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में लगाती है, एंड दे विल बी एबल टू कॉम्पीट विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, है ना। प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो है ही, इसके अलावा एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ होता है ना। दे बेसिकली गवर्नमेंट ही इन्वेस्टर होती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेटर होती है, गवर्नमेंट ही इनका सारा प्लानिंग देखती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और ये बहुत ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व है मेजरली। These are involved in public utility services majorly. Okay. State-owned enterprises are involved in public utility services like energy, like आपका telecommunication, like infrastructure, इन सब में involved है majorly. है ना। तो these are basically state-owned enterprises. इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs आप जो बोलते हैं वो भी बोला जाता है, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी बोला जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस भी बोला जाता है ना। तो कंफ्यूज मत होना। बेसिकली गवर्नमेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहती है तो वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के थ्रू कर सकती है, राइट। तो देखिए कुछ बैकग्राउंड दे रखा है, एक बार गो थ्रू इट। State-owned enterprises are enterprises that carry out commercial activities on behalf of the state. Its owner, इसका ओनर कौन है, इसके ओनर कौन रहते हैं, स्टेट। State is the owner of state-owned enterprises. They are government-controlled companies or statutory corporations set up by an act of parliament or departmental enterprise of the government, like in the defense sector, railways, or telecommunications. The state-owned enterprise can be in the form of a company registered under the Companies Act, or it can be a public sector undertaking. State-owned enterprise play a significant role in national and international economic activity. इनका बहुत, और ये ना state-owned enterprise ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, it is globally accepted, globally हर जगह है ये state-owned enterprises. तो हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल, ठीक है ना। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली,
मतलब स्टेट ओन एंटरप्राइज हर देश में हर जगह है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफरेंस तो करेगा ही, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग अलग हो सकता है कंट्री टू कंट्री, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस नहीं हो सकता कि ये आप लगा दो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको अचीव हो जाए। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, किसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं हम? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है विच इज अवेलेबल एवरीवेयर, चाइना में तो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इनको गवर्न करना बड़ा जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में पैसा लगा हुआ है हमारी पब्लिक का, पब्लिक का मनी है, और पब्लिक का पैसा है, और रिसोर्सेस रिसोर्सेस भी पब्लिक के। तो अगर इनको ढंग से मैनेज नहीं करा गया तो आप हर तरीके से, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपकी पूरी कंट्री का फ्यूचर खराब हो सकता है। कि ये ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जहां पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, तो इनको मैनेज करना बड़ा जरूरी है। आपको हैरानी होगी, ये आपने JVVNL सुना है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, है ना। बहुत तगड़े लॉस में, स्टेट ओन एंटरप्राइज है ना। इनकी हालत बहुत खराब है। आप यूनिवर्सिटी ले लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बहुत बुरी हालत है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। इसका नियर फ्यूचर देखो ना, तो मतलब इसके एम्प्लॉयज को सैलरी इतनी ज्यादा जा रही है कि इतना तो रेवेन्यू ही नहीं है। ऐसा हालत है इन सारे सेक्टर्स की, इतनी बुरी हालत है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखो, एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है यहाँ पर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है, ब्राइबरी बहुत होती है ना। ये जो भी लोग काम करते हैं यहाँ पर, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन ब्राइबरी वाली चीज, कि हर कोई अपना एक इन्फ्लुएंस दिखा करके, इनको ब्राइब करके और इनसे काम करवाता रहता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकली दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड, ब्राइबरी बहुत होती है, कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का एक सेट अकाउंटेबल पैटर्न नहीं है, मतलब किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराएं यही नहीं पता, है ना। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, लेकिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में स्टेट इज द ओनर, स्टेट ओनर भी है, बट अकाउंटेबल कोई नहीं। कि अकाउंटेबिलिटी किस, ये इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज नॉट क्लियर। इसलिए इनका बहुत मेजर फेलियर हो रहा है। अगर आपने इनको मैनेज कर लिया, इनमें अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करा, तो इसीलिए इसीलिए तो देखो ना, कितने सारे ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथों में जा रहे हैं। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन की बात ही अलग होती है। प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट इसलिए हम स्विच हो रहे हैं बिकॉज वहां का क्वालिटी, वहां का गवर्नेंस इज वेरी कंट्रोल्ड। वहां पर ऐसी चीजें नहीं चलती हैं कि कोई भी कभी भी आके आपको ब्राइब कर जाए, कोई भी कभी भी इतना इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकली, दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड। वहां पे एक सेट हायरार्की है कि ये वाला अप्रूवल इससे लेना है, इसका अप्रूवल इससे लेना है, इसका अप्रूवल इससे लेना है। यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, जो मर्जी है जिससे भी अप्रूवल लेकर आ जाओ और उसको ब्राइब दे करके वो भी खरीद लो। यहाँ पर बहुत चीजें होती है, ये सब सब्सिडी गवर्नमेंट रिलीज करती है, सब्सिडी, है ना, बट सब्सिडी एक्चुअल लोगों तक तो पहुंचती नहीं है ना। बीच में इतने मीडिएटर्स हैं कि वो पता नहीं पैसा कहाँ गायब है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर इन चीजों में बहुत कमियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। तो दिस वाज द थीम, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। अब हम बस रीड करना है, इतना कुछ आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। किसी से रिलेट करोगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, है ना। और लिखने को आपके पास बहुत कुछ रहेगा, आप मन से भी लिखोगे तो, और इस टॉपिक को आप रीड करोगे तो आपको समझ बैठेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो बैकग्राउंड वाज दिस, आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक नीड दिखा रखा है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे स्क्रीन ही शेयर करती हूँ।
स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, हम पढ़ रहे हैं नीड। व्हाट इज द नीड? तो क्या है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज आर असेट्स दैट गवर्नमेंट मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजंस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हमारी कंट्री की असेट है जिसका मैनेजमेंट हमने गवर्नमेंट के हाथ में दे रखा है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। दे आर द मैनेजर्स ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। और किसके बिहाफ में मैनेज करी? सिटीजंस। हमारा ही पैसा लगा हुआ है और हमारे लिए ही वो मैनेज करती है। Thus, it is essential to ensure that these assets are handled with utmost care and professionalism. तो हम ये expect करते हैं कि these, the government acting as a managers, acting as the owners of state-owned enterprise, will govern it, will handle it with utmost care and professionalism. The resources utilized by state-owned enterprise are ultimately the public resources. ये जो भी resources काम ले रही है वो public resources ही हैं. So, when the state-owned enterprise are not managed properly, public resources are wasted. Funds are channeled away from the productive activities and development is ultimately hindered. अगर इसको मैनेज तरीके से नहीं करा गया तो फिर पब्लिक के रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, फंड्स का चैनलाइजेशन पता नहीं कहाँ होगा, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में होगा, अनप्रोडक्टिव लोगों में होगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा ही नहीं, और डेवलपमेंट, अल्टीमेटली कंट्री का डेवलपमेंट हिंडर्ड हो जाएगा, मतलब अफेक्ट होगा। फिर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अब आपको दो कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है, इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में OECD ने अपने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आप समझ रहे हैं? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मतलब इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी एसओई वर्ल्ड वाइड जितनी भी एसओई है उनके लिए कोई OECD गाइडलाइंस, आपको पता ही है व्हाट इज OECD, पहले भी आ चुका है, इसने अपनी कुछ गाइडलाइंस इशू करी है विच इज एप्लीकेबल ग्लोबली। तो देखिएगा, द OECD गाइडलाइंस आर रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट। ये क्या है? दीज गाइडलाइंस आर रिकमेंडेशंस, ये एक तरीके से रिकमेंडेशंस है, मानना है तो मानो नहीं तो मत मानो। दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर रिकमेंडरी इन नेचर। दैट मीन्स आपको सही लगता है तो मानो। रिकमेंडेशन किसको? पब्लिक को नहीं, गवर्नमेंट को। दीज आर द रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट ऑन हाउ टू एंश्योर that state-owned enterprise operate efficiently, transparently and in an accountable manner. आप तीन बातें तो corporate governance में लिख के ही आओगे हमेशा कि these are the recommendations to government on how state-owned enterprise will work in a transparent manner, in an accountable manner, in an efficient manner. ठीक है? They are internationally agreed standard. ये OECD की जो गाइडलाइंस हैं, दे आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द स्टेट ओनरशिप फंक्शन टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ बोथ पैसिव ओनरशिप एंड एक्सेसिव स्टेट ओनरशिप। मतलब OECD गाइडलाइंस हेल्प करती हैं जिसकी वजह से एक स्टेट ओन एंटरप्राइज का डाउनफॉल नहीं आता, एंड इंटरवेंशन स्टेट का होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि वो लोग को फ्रीडम नहीं हो काम करने की। देखो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में ओनर्स कौन है? हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इनमें, बट आप इतना भी इंटरफेयर मत करो कि इनको थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं हो काम करने का, है ना? इतना ज्यादा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है कि कुछ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चले जा रही है, खुद का एक प्राइवेटाइजेशन नहीं ला पाती। तो आप एक बैलेंस मेंटेन करिए कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो बट एक अप्रोप्रिएट मैनर में हो, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस भी ना हो इन एंटरप्राइजेस में, और ना ही ये लोग एकदम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाए। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस। द गाइडलाइंस वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 2005 एंड उसके बाद अपडेट हो रही है 2015 में। द गाइडलाइंस एम टू, अब क्वेश्चन बनेगा, OECD guidelines relating to corporate governance of state-owned enterprise aims at, क्या एम है उन गाइडलाइंस का, क्या एम था? तो फर्स्ट इज प्रोफेशनलाइज द स्टेट एज ओनर। मतलब इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ये टाइम टू टाइम पता होना चाहिए
कि आपका जो ओनर है ना वो हमारा स्टेट है, तो स्टेट शुड एक्ट एज अ प्रोफेशनल ओनर। स्टेट शुड एक्ट एज अ प्रोफेशनल ओनर। प्रोफेशनल ओनर का मतलब है ही विल एक्ट, मतलब टाइम टू टाइम एक गाइडलाइंस इशू करती रहे ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए कि देखिए ये आप टैरिफ कलेक्ट करोगे लोगों से, इतना आप खुद से, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, सब कुछ। मतलब दे विल एक्ट एज अ ओनर। ये नहीं है कि यहाँ के लोगों के हाथ में ही आपने सब कुछ दे दिया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, तो उधर के प्राइवेटाइजेशन तरीके से उन्हीं को सब कुछ संभला दिया। नहीं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट शुड एक्ट एज एन ओनर, और वो भी प्रोफेशनल ओनर। मेक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऑपरेट विद सिमिलर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज गुड प्रैक्टिस प्राइवेट एंटरप्राइज। इन लोगों को सेम जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइज में एफिशिएंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वैसा का वैसा आप डिट्टो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में भी लगाइए। Ensure that competition between SOE and private enterprise where such occurs is conducted on a level playing field। मतलब, और अगर मान लो आपका state owned enterprise is having a competition with private enterprise, मतलब दोनों एक चीज बेच रहे हैं, they are having a competition, तो वो जो competition हो वो एक fair playing field पर हो। fair playing field that means बराबरी पे हो, हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी, देयर मस्ट बी हेल्दी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो ओईसीडी की थर्ड गाइडलाइन क्या है कि जहां पर भी स्टेट ओन एंटरप्राइज अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कंपटीशन में आ रही है, तो इट मस्ट, दे मस्ट मेक श्योर कि ये लोगों के बीच में कंपटीशन जो हो वो फेयर प्लेइंग फील्ड पे हो, लेवल प्लेइंग फील्ड पर हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि स्टेट ओन एंटरप्राइज वहां पर बहुत ही कम मार्केट पेनिट्रेट करने के चक्कर में सब्सिडी दे दे करके प्राइवेट एंटरप्राइज से बहुत कम अपनी रेट करके मार्केट को पेनिट्रेट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट प्ले ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और सेम अप्लाइज विद प्राइवेट एंटरप्राइज कि इन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के, तो दे मस्ट बी ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये एक गाइडलाइन इशू करी गई बाय ओईसीडी। तो तीन गाइडलाइंस आर, पहला, professionalize the state as the owner. Second one is
कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जिस तरीके की एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, द सेम वुड बी ऑन state owned enterprise. And third one is ensure that कि competition between the SOE and private enterprise अगर कहीं है तो it should be conducted on a level playing field. ठीक है, आगे आते हैं. The OECD guidelines focused on the following areas. अब OECD ने ये जो 3 गाइडलाइंस बनाई है वो किन एरियाज को फोकस करके बनाई है, उन पे बातें कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट आर द एम ऑफ द गाइडलाइंस? दीज आर द 3 एम. हमें ये 3 चीजें एस्टैब्लिश करनी है. स्टेट को ओनर बनाना है, 3 चीजें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में लानी है, एंड थर्ड वन इज अगर कंपटीशन है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर हो. अब इन तीनों को अचीव करने के लिए ये तीनों जो एम डिसाइड करे गए वो इन एरियाज को देखते हुए डिसाइड करे गए. क्या? पहला, रेशनाले फॉर स्टेट ओनरशिप. इसमें क्या है? The state exercises the ownership of state-owned enterprise in the interest of general public. It should carefully evaluate and disclose the objectives that justify state ownership and subject these to a recurrent review. मतलब कि स्टेट को ये बताना कि स्टेट इज द ओनर, ठीक है, एंड उसके लिए स्टेट जो ओनरशिप वाला रोल निभाए, that should be in the interest of जनरल पब्लिक. है ना, कि आप ओनर हो बट आप जो अपना रोल प्ले करोगे that should be in the interest of जनरल पब्लिक. ठीक है, it should carefully evaluate and disclose the objectives that justify state ownership. मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली टाइम टू टाइम एक तो बताएं. यू विल डिस्क्लोज द ऑब्जेक्टिव्स कि आप एज अ स्टेट आपका क्या ऑब्जेक्टिव है दिस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग. है ना, अगर आप एनर्जी सेक्टर में हैं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि इस साल हमारा ये ऑब्जेक्टिव है एंड वी विल इवैल्यूएट कि इस बार हमने क्या क्या अचीव करा. तो एक्ट एज अ ओनर एंड ओनरशिप रोल्स भी आपका इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होना चाहिए. यू विल डिस्क्लोज एंड इवैल्यूएट the objectives of these state owned enterprises. और उन ऑब्जेक्टिव्स को बना करके भूल जाते हैं. कई स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बना करके देखती भी नहीं है उन्हें. तो इट शुड नॉट बी डन. आप ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर रहे हो तो उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका रिव्यू भी होना चाहिए टाइम टू टाइम. चेंजिंग नीड्स के साथ आप उसको रिव्यू भी तो करो. अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो आप, तो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करिए, चेंज करिए, उसमें मॉडिफिकेशन लाइए. तो दिस शुड बी डन. ये स्टेट ओनरशिप इस तरीके से आपको निभानी चाहिए. नेक्स्ट है द स्टेट रोल एज एन ओनर. ये क्या है? द स्टेट शुड एक्ट एज एन इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव ओनर. वही बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट वही है कि इफ यू आर एन ओनर, इफ क्या है यहाँ, स्टेट इज द ओनर. तो स्टेट अगर ओनर है तो उसको ओनरशिप के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए. मतलब यू मस्ट बी एन इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव ओनर. इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव ओनर. ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले किसी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, वो चले जा रहा है. वो जैसे कि हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट, आप देखो पोस्टल डिपार्टमेंट एकदम खत्म होने वाला है. रजिस्टर्ड पोस्ट नाम से ये जो टेलीग्राम नहीं होता था, एक टेलीग्राम भी होता था, वो भी खत्म हो चुका है. पोस्टल डिपार्टमेंट का एक एरिया था टेलीग्राम भी, कि तार भिजवाना, वो एकदम एक्सटिंग्विश्ड हो चुका है. और उसके रिगार्डिंग अभी भी मतलब इतने लोग वहाँ एम्प्लॉयड है, आप सैलरी देते हो लेकिन वो चल नहीं रहा है. इतने स्टेट ओन एंटरप्राइज लॉस में है. तो इन लोगों को एकदम इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिवली एक्ट करना चाहिए. The state should act as an informed and active owner, ensuring that the governance of SOE is carried out in a transparent and accountable manner with a high degree of professionalism and effectiveness. यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की बहुत नीड है. यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है कि दे आर नॉट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, दे आर जस्ट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय. कोई बंदा हायर कर लिया गवर्नमेंट का,
वो सुबह जाता है शाम को आ जाता है, कुछ कोई प्रोडक्टिव काम करता नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में काम होता ही नहीं है। एक्चुअली बहुत ही आइडल होते हैं ये लोग, सुबह जाते हैं 9 बजे 5 बजे आ जाते हैं और बस एक सिंपल सी ड्यूटी निभानी होती है। देयर इज नो चेंज। आज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस लॉकडाउन में भी, वैसे तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये लोग भी चाहें तो सारा काम अपना ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट है सोच नहीं सकते यहाँ के लोग कि ये पॉसिबल भी है, कि ऐसा करना पॉसिबल है। एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयज का, पेरोल डिपार्टमेंट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो पेरोल डिपार्टमेंट में है ना, इस पेंडेमिक में वो रेगुलरली ऑफिस जा रहा है ना, और ये काम ऐसा है जो ऑनलाइन डेफिनेटली हो सकता है, बट सोच ही नहीं सकते ऐसे एंटरप्राइजेस में कि ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है। इतना डेटा है, ये लोग सोच थॉट नहीं देते। अगर थॉट दें तो ये सारा काम ऑनलाइन हो सकता है, बट वही तो कमियां है ना, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की कमियां हैं। दे आर वर्किंग इन एन आउटडेटेड मैनर। यहाँ पर सालों साल जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से काम होता है, ये लोग चेंज नहीं लाते हैं। इतनी इतनी सैलरी जा रही है सारे एम्प्लॉयज को, बट स्टिल दे आर सो आउटडेटेड। यहाँ पर काम करने वाला इंसान भी आउटडेटेड हो जाता है और इनका प्रोसेस ही इतना आउटडेटेड है, क्या करें। तो कई चीजों में इनमें बहुत कमियां हैं, बहुत कम। तो बोला गया है कि स्टेट शुड एक्ट एज एन इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव ओनर with high degree of professionalism and effectiveness. Third one is state-owned enterprise in the marketplace. Consistent with the rationale for state ownership, the legal and regulatory framework for SOE should ensure a level playing field and fair competition in the marketplace where SOE undertake economic activities. ये बोल रहे हैं जहां मार्केट में अगर मान लीजिए स्टेट ओन एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कंपटीशन में आ रहा है, तो मेक श्योर कि वो लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करें, बराबरी पे काम करें। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स। अगर आपका स्टेट ओन एंटरप्राइज लिस्टेड है ना, या शेयर होल्डर्स हैं उसके, or otherwise include non-state investors among the owners, the state and the enterprise should recognize the rights of all shareholders and ensure shareholders equitable treatment and equal access to corporate information. ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट तो है ही, साथ में एक नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टर भी है, नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टर भी है आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में, तो इट शुड मेक श्योर कि आप इक्विटेबल बिहेव करें विद एवरी शेयर होल्डर। ये नहीं है कि आप इसी ओनर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, नहीं, यू शुड बिहेव इक्विटेबल। आपका इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए टू एवरी सिंगल शेयर होल्डर और द स्टेक होल्डर। Stakeholder relation and responsible business. The state ownership policy should fully recognize state-owned enterprise responsibility towards stakeholder. आप जब पॉलिसी ड्राफ्ट करो रिगार्डिंग दैट SOE, तो उस पॉलिसी में क्लियरली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराओ कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट टू योर शेयर होल्डर। सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, and request that SOE report on their relation with stakeholder. और इसके अलावा आप हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे टाइम टू टाइम with your relations with stakeholders. It should make clear any expectation that state has in respect of responsible business conduct by the SOE. आपकी ये जो पॉलिसी तैयार कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें क्लियरली सारी एक्सपेक्टेशंस लिख दीजिए जो भी गवर्नमेंट को है with this SOE। मतलब जो पॉलिसी तैयार हो रही है उस पॉलिसी में एक तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। आप सारे स्टेक होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कोई और आपकी एक्सपेक्टेशन है तो वो क्लियरली आप उस एक्सपेक्टेशन को पॉलिसी में लिख दीजिए, और साथ में ये भी बोलो कि आप हमें रिपोर्ट सबमिट करो टाइम टू टाइम। रिपोर्ट किस चीज की? रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स।
एसओई का रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स, किस तरीके का रिलेशन है आपका स्टेक होल्डर्स के साथ, क्या आप उनके ग्रीवियंस सुनते हो टाइम टू टाइम, या आप केवल इस नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टर को, ये पैसा लगाने वाले को ही खुश करने में लगे हुए हो। तो बहुत सारी चीजों का एक तरीका होना चाहिए। Disclosure and transparency. SOE should observe high standards of transparency and be subject to same high quality accounting disclosure compliance and accounting standard like listed standards are listed companies. मतलब आपका जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी आपने काम किया, that should be disclosed in a transparent manner, and there must be accountability. Who is responsible for which work, ये भी सेट होनी चाहिए। The responsibilities of board of SOEs. The board of SOEs should have the necessary authority, competency, and objectivity to carry out their functions of strategic guidance and monitoring of management. They should act with integrity and be held accountable for their actions. मतलब जो आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का बोर्ड है, देखो ओनर हमारा स्टेट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतनी फ्रीडम दो कि वो अपनी, उसके पास इट मस्ट हैव अथॉरिटी, इट मस्ट हैव कॉम्पिटेंसी, इट मस्ट हैव ऑब्जेक्टिविटी टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एसओई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर के इन्फ्लुएंस डाल देती है बोर्ड पे और उस बोर्ड को काम करवाना पड़ता है उस पॉलिटिकल पार्टी का। तो बोर्ड शुड हैव द अथॉरिटी, शुड हैव द कॉम्पिटेंसी, शुड हैव द ऑब्जेक्टिविटी टू कैरी आउट द स्ट्रेटेजिक फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना इंटरफेरेंस है स्टेट का कि कोई भी आकर के बोर्ड को इन्फ्लुएंस करता है और बोर्ड को उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये ओईसीडी के गाइडलाइंस, जो 3 एम थे गाइडलाइंस के, उनका एरिया है कि किस किस एरिया को के ऊपर ध्यान रख के वो 3 एम बनाए गए हैं। तो ये सारे एरिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेक करा गया, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी को देखा गया, स्टेक होल्डर रिलेशन पे बात की गई कि एसओईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेक होल्डर्स, इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल द शेयर होल्डर्स एंड अदर इन्वेस्टर्स, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज अगर प्राइवेट एंटरप्राइज के कंपटीशन में है तो दे मस्ट बी ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड स्टेट को ये रियलाइज करवाना कि यू आर द ओनर। आप टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी को चेंज करो, अपडेट करो, इन्फॉर्म्ड बनो, एक्टिव बनो, रिव्यू करो अपनी पॉलिसीज में। तो ये सब सारे एरियाज को देख करके 3 एम डिसाइड करे गए थे। ये ग्लोबली है, ग्लोबली मतलब इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कुछ, ठीक है ना। तो इंडिया ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के लिए करा क्या है ना, इधर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने में क्या चीजें करी, तो इसने कमिटी ड्राफ्ट करी है। यहां पर बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एसओई, है ना। स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। गवर्नमेंट और उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, मतलब एक एग्रीमेंट है। दिस इज एन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में सब कुछ डिटेल होती है बिटवीन इन दोनों के बीच का जो भी एग्रीमेंट है, इट इज एमओयू। ये एमओयू साइन करा जाता है ना। तो इस एमओयू में बहुत सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये आपको बताया जा रहा है कि अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैब्लिश करना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ने क्या किया है कि इस एमओयू को ड्राफ्ट करते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखिए, और एमओयू का चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ क्लोज अफेयर। आप देखो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई ऑफिसर है, ये दोनों बैठ के एमओयू डिजाइन कर रहे हैं और ये दोनों बैठ के इसको साइन कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग, साइनिंग, इनका ड्राफ्ट, ये सब चीजें चेक होगी बाय अ कमिटी नोन एज हाई पावर कमिटी। तो वही हम रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, इन इंडिया द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट
acting as the owner of public sector enterprise and a specific public sector enterprise. ठीक है, उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, और उसको उसमें गवर्नमेंट का जो पैसा लगा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लोगों में देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं एमओयू. The MOU should contain the intentions, obligations and mutual responsibility of government and PSC. Important line क्या? इसमें intention है ना, कि भाई गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है आपसे, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम क्या चाहते हैं कि आप पब्लिक को ये सर्विसेज दो, ये प्राइस पे, ये टैरिफ लीजिए, ये सब. एंड ऑब्लिगेशन, आप क्या क्या फ्यूचर में आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स अस एंड टुवर्ड्स द पब्लिक. एंड द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. गवर्नमेंट को भी अगर कोई सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट इतने के लिए लायबल है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी चीजें. It should be detailed, every pinpoint detail should be in this MOU regarding the intentions, the obligations and mutual responsibilities of the government and the public sector enterprise. Further, MOU makes an attempt to move the management of public sector enterprise from management by control and procedure to management by result and objective. और further, MOU को बनाना एक तरीके का अटेम्प्ट है. किस चीज का अटेम्प्ट? कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मैनेजमेंट बाय कंट्रोल कहलाता था. इस मैनेजमेंट बाय कंट्रोल से हम चेंज हो जाएंगे मैनेजमेंट बाय रिजल्ट एंड ऑब्जेक्टिव. मतलब हमें केवल कंट्रोल नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड कंट्रोल, कि भाई एमओयू का पर्पस केवल ये बताना है कि देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. नहीं, इट शुड बी मैनेजमेंट by result and objective. हमें results चाहिए, we are going for results, we are going for objectives. हमें results चाहिए, हमें objective चाहिए, जो जो चीजें हम लिख रहे हैं हमें इसका result चाहिए. ठीक है, हमें ये establish नहीं करना कि this state owned enterprise is governed by government, ये government के कहने पे चलती है, ये government के procedures का पालन करती है, ये सब नहीं चाहिए. We need results and objectives. अब इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करे गए. तो देयर इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एमओयू पॉलिसी. एमओयू बनना और उसका एक एक चीजें चेक होना, इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करे गए, मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. लाइक द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट emphasizes to put in place an objective and transparent mechanism to evaluate the performance of managements of PSC. It provides a system through which the commitment of both the parties to MOU can be evaluated at the end of the year, besides improving the technical inputs required to finalize the MOUs. The detail of this institutional arrangement and their interlinkages are as follows. कुछ पार्टीज आएंगी, कुछ कमिटीज बनाएंगे. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में कुछ कमिटीज बनाई गई है, लाइक हाई पावर कमिटी, लाइक टास्क फोर्स, ऐसे करके. तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्यों बनाया गया? जस्ट टू चेक एट द ईयर एंड कि ये जो एमओयू बनाया था इसमें ये जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, क्या वाकई में ये अचीव कर पाए हैं. इवैल्यूएट करना इसको टाइम टू टाइम. एमओयू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में दो कमिटीज बनाई गई, एक हाई पावर कमिटी, एक टास्क फोर्स. इनका काम क्या है? इनका काम है कि एमओयू में जितनी भी बातें लिखी हैं इनको इवैल्यूएट करना, टाइमली रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ये सारे काम है इनके. ठीक है ना. जैसे कि सबसे पहली कमिटी है हाई पावर कमिटी. एट द एपेक्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, सबसे बड़ी कमिटी इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की है हाई पावर कमिटी, कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. अब मेंबर्स देखो कौन कौन है. कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन है, फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर है इसका, सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मेंबर, chairman of public enterprise selection board member, chief economic advisor member, secretary public enterprise का member और secretary. आप देखो बड़े बड़े लोग हैं सारे, क्योंकि आप एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बना रहे हो. गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में अपना कंट्रोल चाह रही है. गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज देना चाहती है पब्लिक को,
है ना। तो गवर्नमेंट पब्लिक को कमर्शियल एक्टिविटी देना चाहती है, तो इसके लिए वो स्टेट ओन एंटरप्राइज खोलती है, और स्टेट ओन एंटरप्राइज में एमओयू साइन होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएससी। तो इस पर्टिकुलर, इतना आप सोचो, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हो, तो इसके अंदर हो सकता है ना गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से करप्शन हो, बहुत तरीके से करप्टेड ऑफिसर्स बैठे, इसलिए इतने बड़े बड़े लोग बिठाए इस हाई पावर कमिटी में। द फंक्शन ऑफ दिस कमिटी आर टू रिव्यू द ड्राफ्ट एमओयू। देखो, एक ड्राफ्ट एमओयू तैयार होता है, इसके बाद ये इनके पास जाता है, दे रिव्यू द ड्राफ्ट एमओयू बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट इज साइंड। फाइनल ड्राफ्ट साइन होने से पहले इनके पास जाता है ड्राफ्ट एमओयू, और ये रिव्यू करते हैं। एंड to make at the end of the year evaluation to judge how for the commitments made by both the parties of MOU have been met। और at the year end ये चेक करते हैं कि इन्होंने जो जो वादे करे थे, इस गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस पीएससी के साथ जो वादे करे थे, क्या इन्होंने वाकई में उन वादों पे काम करा है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हुए हैं, है ना। तो ये बेसिकली इनका काम होता है। फिर एक दूसरी कमेटी बनाते हैं, टास्क फोर्स। व्हाट इज टास्क फोर्स? The main objective behind the creation of task force was to provide technical expertise for MOU negotiations and evaluation। Basically हाई पावर कमिटी का ये जो काम था ना कि ड्राफ्ट MOU को चेक रिव्यू करना, ये बेसिकली अब टास्क फोर्स करता है। जहां पर टास्क फोर्स अनेबल होता है इस काम को करने के लिए, वहां हाई पावर कमिटी करती है। मतलब सबसे पहले ड्राफ्ट MOU टास्क फोर्स के पास जाता है। टास्क फोर्स अगर काम ढंग से नहीं कर पा रहा है या उसको दिक्कत आ रही है, तो फिर वो हाई पावर कमिटी के पास जाता है ना। डायरेक्ट हाई पावर कमिटी के पास नहीं जाता अब ड्राफ्ट एमओयू। अब पहले टास्क फोर्स के पास जाएगा, फिर हाई पावर कमिटी के पास जाएगा, अगर टास्क फोर्स से वो काम नहीं होता है तो। So the main objective behind the creation of a task force was to provide technical expertise for MOU negotiations and evaluation। The main functions क्या है? पहला, examine the design of MOU at the beginning of the year। डिजाइन चेक करती है कि MOU किस तरीके से बनाया गया है। Examine the draft MOU agreed upon by the PSC and the relevant administrative ministry। जो भी गवर्नमेंट का पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है और पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन दोनों के बीच का जो ड्राफ्ट MOU है वो एग्जामिन करती है। If task force has any comments or questions, तो वो MOU डिवीजन, मतलब अगर उसको कोई दिक्कत है ऑन ड्राफ्ट MOU, तो वो हाई पावर कमिटी का सहायता ले सकती है। Once the signatories to MOU have responded to the concern expressed by the task force on the draft MOU, the MOU negotiation meetings are organized। और अगर मान लो कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये पर्टिकुलर टास्क फोर्स मीटिंग्स कंडक्ट कराती है उन ऑफिसर्स की, उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर पीएससी की मीटिंग्स कंडक्ट करवाती है। इन मीटिंग्स में सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के, है ना, और नोडल एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन के, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स बैठते हैं, और इस ड्राफ्ट एमओयू को फाइनलाइज करा जाता है। ठीक है ना। तो ये टास्क फोर्स का काम है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और बता देती हूँ क्या किया आज हमने एसओई का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख रहे हैं। एसओई का कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो तरीके से देखना है आपको, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ओईसीडी के गाइडलाइंस है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करे गए हैं, जिसमें सबसे पहले हाई पावर कमिटी है, दूसरा टास्क फोर्स। ठीक है, ये ओवरव्यू भी पता है ना आपको, तो आप अंदर का डेटा तो लिख लोगे, देयर इज नो इशू, सीरियसली अंदर का डेटा आप लिख लोगे। बट यू मस्ट नो इट कि मुझे एसओई में ये दो बातें लिखनी थी, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को छोड़ना है, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट को छोड़ना है। ग्लोबल में ओईसीडी के बारे में आएगा, इंडियन में ये सब है। ठीक है, आराम से आंसर कर लोगे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कल इसको हम कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन।
परसों से हम सोशल एनवायरनमेंट चालू करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।